तो सबसे जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं इनमें आपको कुछ नहीं आता इस टेबल में, तो 3 डिजीजेज आपने याद करनी है। टे सैक नंबर 1, नीमन-पिक 2 और गॉचर डिजीज। ये तो इसमें आपने याद करनी ये 3। उसके बाद ये इसके बाद इम्पोर्टेंट है लेकिन लेस इम्पोर्टेंट है, और ये भी उसके बाद है। तो 3 डिजीजेज तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं दरमियानी डिजीज करने लगा हूं, नीमन-पिक डिजीज। जो नीमन-पिक डिजीज है उसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी है स्फिंगोमाइलिनेज की, और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट जो आगे कन्वर्ट नहीं हो पाती प्रोडक्ट, वो है स्फिंगोमाइलिन, और स्फिंगोमाइलिन अक्यूमुलेट कर जाती है किसमें, लाइसोसोम में। इसलिए कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। एक एंजाइम डेफिशिएंट होगा और एक उसकी जो उसकी सबस्ट्रेट है वो अक्यूमुलेट कर जाएगी। तो इसमें क्या होता है, ये सारी की सारी डिजीजेस जितनी भी हैं, ये सारी की सारी न्यूरोडिजेनरेटिव है। सब में न्यूरोडिजेनरेशन होती है एक्सेप्ट 1। गाचर डिजीज में न्यूरोडिजेनरेशन नहीं है, बाकी हर एक में न्यूरोडिजेनरेशन होगी। न्यूरो के प्रॉब्लम आएंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी या कोई और प्रॉब्लम होगा। तो गाचर डिजीज में आपको न्यूरो के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, न्यूरोपैथी नहीं होगी। अब बात ये है कि जो नीमन-पिक डिजीज है, एंजाइम डेफिशिएंट है स्फिंगोमाइलिनेज, और प्रोडक्ट क्या अक्यूमुलेट होती है, स्फिंगोमाइलिन। चलो अभी एक और बात भी बता दूं, जितनी भी डिजीजेस हैं सारी की सारी ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक्सेप्ट टू, वो है आपकी ये फेब्रे डिजीज और फिर हंटर डिजीज। ये एक्स लिंक रिसेसिव है, बाकी सब की सब जो हैं वो ऑटोसोमल, ये एक्स लिंक रिसेसिव है, बाकी सब ये हैं सारी रिसेसिव, कोई भी ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, हैं सारी रिसेसिव, और सारे की सारी ऑटोसोमल रिसेसिव में ऑटोसोम से मोहब्बत है इनको। और जो आपकी फेब्रे है इनको एक्स से मोहब्बत है, हंटर को भी एक्स से मोहब्बत है, शिकारी है ना ये हंटर, शिकारी है, तो इसको भी एक्स से मोहब्बत है, एक्स आर, और फेब्रे को भी एक्स से, तो एक्स आर, तो एक्स आर सिर्फ 2 हैं, हंटर और फेब्रे। तो नीमन-पिक डिजीज जो है ये स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है, और स्फिंगोमाइलिन इसमें रेज कर जाती है। जब स्फिंगोमाइलिन रेज करती है तो क्या प्रॉब्लम आते हैं इनको, आपने इनमें न्यूरोडिजेनरेटिव तो सब में आएंगे, न्यूरोडिजेनरेशन सब में होगी, ये तो सब में होनी है एक्सेप्ट गॉचर डिजीज, इसमें ये न्यूरोडिजेनरेशन नहीं है, ठीक है। बाकी पहले इनमें कॉमन चीजेस क्या हैं, कॉमन चीज ये है कि इसमें हेपेटोस्प्लिनोमेगाली होती है और इसमें भी हेपेटोस्प्लिनोमेगाली होती है, इसमें भी लिपिड लेटेंट मैक्रोफेजेस होते हैं और इसमें भी लिपिड लेटेंट मैक्रोफेजेस होते हैं जो रिजेंबल करते हैं, मगर फर्क क्या है कि इसमें जो लिपिड लेटेंट मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्रम्पल टिश्यू अपीयरेंस रखते हैं गाचर डिजीज में। अब इसकी जो सिमिलरिटी है वो टे सैक से क्या है, जो 3 डिजीज आपने याद करनी थी, टे सैक भी न्यूरोडिजेनरेटिव है, ये भी न्यूरोडिजेनरेटिव है, और टे सैक भी न्यूरोडिजेनरेटिव है, जिसकी वजह से उसको यानी कि न्यूरोपैथी होगी। अब दूसरी बात ये है कि इसमें भी चेरी रेड म्यूक्यूला है, चेरी रेड स्पॉट ऑन म्यूक्यूला, और इसमें भी चेरी रेड स्पॉट ऑन म्यूक्यूला है, चेरी रेड स्पॉट ऑन म्यूक्यूला। इसमें हेपेटोस्प्लिनोमेगाली है आपकी नीमन-पिक में, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली इसमें है, लेकिन इसमें हेपेटोस्प्लिनोमेगाली नहीं होती, नो हेपेटोस्प्लिनोमेगाली। तो बाकी जब वो आपको कोई डिजीज आए और उसमें वो बता दे कि उसको न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम है और उसको चेरी रेड मैक्यूल है, तो आपके जहन में 2 बातें आनी चाहिए, न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम है और चेरी रेड मैक्यूल है, तो आपने कहना है या तो नीमन-पिक हो सकती है या टे सैक हो सकती है। फिर आपने देखना है हेपेटोस्प्लिनोमेगाली को, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली है तो वो नीमन-पिक है, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली नहीं है तो वो फिर टे सैक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम देखें
हाइपर, तो और उसके बाद देखें कि उसको वो अपना चेरी रेड स्पॉट है, चेरी रेड स्पॉट ऑन मैक्यूला अगर है तो वो ये दो हो सकती है, नीमन-पिक हो सकती है या फिर आपकी टे सैक हो सकती है। तो फिर आपने हेपेटोस्प्लेनोमेगाली की बेस पे इनको आपस में डिफरेंशिएट करना है। टे सैक में हेपेटोस्प्लेनोमेगाली नहीं होती जबकि नीमन-पिक में होती है। ये तो इनका आपस में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। फिर गॉचर डिजीज को आपने डिफरेंशिएट करना है। अगर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है, अगर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है तो दो हो सकती हैं, वो या तो आपकी गॉचर हो सकती है या आपकी नीमन-पिक हो सकती है, या आपकी नीमन-पिक हो सकती है। चेरी रेड मैक्यूला होगा तो वो नीमन-पिक होगी, चेरी रेड मैक्यूला नहीं होगा तो गॉचर होगी। एक पॉइंट। दूसरा, न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम होंगे तो वो नीमन-पिक होगी, न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम नहीं है तो वो गॉचर है। फिर गॉचर का एक और जबरदस्त है कि इसमें बोन मैरो इन्वॉल्व होती है, इसमें आपकी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस इसमें इन दोनों में नहीं होती, बोन का प्रॉब्लम दोनों में नहीं आता, नीमन-पिक में भी और इसमें भी। तो नीमन-पिक में एवेस्कुलर नेक्रोसिस नहीं होती जबकि आपकी गॉचर में होती है। जब एवेस्कुलर नेक्रोसिस होगी तो पैनसाइटोपेनिया हो जाएगा, पैनसाइटोपेनिया हो जाएगा। तो पैनसाइटोपेनिया किस में होना चाहिए? फिर पैनसाइटोपेनिया इसमें होना चाहिए आपके गॉचर में। तो गॉचर में पैनसाइटोपेनिया, ओस्टियोपोरोसिस और एवेस्कुलर नेक्रोसिस, तो ये सारी की सारी किस में आती हैं? ये सारी की सारी एक बोन इन्वॉल्व हो गई है आपके गॉचर में, ठीक है, गॉचर में बोन इन्वॉल्व हो गई है। और एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने से एक तो इसको ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है, बोन का प्रॉब्लम, ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है, फिर एवेस्कुलर नेक्रोसिस भी हो रहा है, और एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने से पैनसाइटोपेनिया हो रहा है, ठीक है। तो बाकी इसमें भी लिपिड लिगेंड मैक्रोफेजेस होते हैं, मगर उनकी जो अपीयरेंस होती है वो क्रम्पल पेपर टिश्यू पेपर अपीयरेंस होती है, जबकि इसमें भी लेटर मैक्रोफेजेस होते हैं। ये तो थे इनके आपस में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कि आपको सिनेरियो है तो आपने किस तरह डिफरेंशिएट करना है। चेरी रेड मैक्यूला आए, न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम आए तो दो हो सकती हैं, वो या तो आपकी नीमन-पिक हो सकती है या टे सैक हो सकती है। आपने देखना है हेपेटोस्प्लेनोमेगाली को, अगर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है तो वो आपकी नीमन-पिक है, अगर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली नहीं है तो वो आपकी टे सैक है। फिर आपने देखना है गॉचर, नीमन-पिक में भी हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है और इसमें भी हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है गॉचर में। तो इनका आपस में फर्क ये है कि इसमें चेरी रेड मैक्यूला नहीं है, नो चेरी रेड मैक्यूला इन गॉचर डिजीज, नो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम इन गॉचर डिजीज। मगर इसमें एडिशनल क्या है, इसमें बोन इन्वॉल्व हो चुकी है। मगर रिजेम्बलेंस क्या है इसकी, इसके साथ नीमन-पिक के साथ, लिपिड लिगेंड मैक्रोफेजेस इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, लेकिन इसमें क्रम्पल टिश्यू अपीयरेंस है गॉचर में, और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली इसकी रिजेम्बलेंस है। बाकी इसका यूनिक फीचर क्या है? यूनिक फीचर है कि बोन इन्वॉल्व होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है और एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, और एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने की वजह से पैनसाइटोपेनिया होगा आपकी गॉचर में। अब इनके एंजाइम याद कर लें। जो एंजाइम है स्फिंगोमाइलिनेज डिफेक्टिव होगा तो स्फिंगोमाइलिन अकोमोलेट कर जाएगी। ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज डिफेक्टिव होगा तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड अकोमोलेट कर जाएगा। टे सैक में जो हेक्सोजामिनिडेज जो है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्सोजामिनिडेज डिफेक्टिव होगा या एब्सेंट होगा तो GM2 गैंग्लियोसाइड अकोमोलेट कर जाएंगे। ये याद करना, ये सारे एमसीक्यू है। स्फिंगोमाइलिनेज से स्फिंगोमाइलिन आसान है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज से ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ये गॉचर डिजीज में इसकी अकोमोलेशन होती है। और टे सैक में हेक्सोजामिनिडेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है या डिफेक्टिव होता है, जिससे GM2 जो है गैंग्लियोसाइड वो उनकी उसकी अकोमोलेशन हो जाती है। उसके बाद है फेब्री डिजीज। चलिए
ये जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज था, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, तो आपको पता है जो लैक्टोज है, लैक्टोज किसमें टूटती है? वैसे बता रहा हूं, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो जो ग्लूकोज है उसका हमने पढ़ लिया गॉचर में, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज उसके नाम से, लेकिन गैलेक्टोज तो रह गई, तो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज वही बात। और एक है गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज और एक है गैलेक्टोसाइडेज, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। तो गैलेक्टो शुगर से आपने दो बातें याद करनी है, गाचर से नाम मिलाना है उसका, गाचर से सेरिब्रोसाइडेज, और इधर गैलेक्टो लगा देना है। तो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है क्रेबे डिजीज में, और गैलेक्टोसाइडेज सेरिब्रो निकाल दें, सेरिब्रो निकाल दें, सेरिब्रो। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम डेफिशिएंट हो तो आपको डिजीज होती है फेब्री डिजीज। जब गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम एब्सेंट होगा तो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड अकोमोडेट करेगी, और जब गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एब्सेंट होगा तो सिरामाइड ट्राईहेक्सोजाइड जो है ये अकोमोडेट करेगा। तो अब ये इसको याद करना है आपने। तो गैलेक्टो जो शुगर है उससे दो बातें, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज और गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज डिफेक्टिव होगा तो आपको डिजीज, आपकी अकोमोडेशन क्या होगी? गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज की, और डिजीज क्या होगी? क्रेबे डिजीज। और जब गैलेक्टोसाइडेज की डेफिशिएंसी होगी तो अकोमोडेट क्या करेगा? सिरामाइड, सिरेमिक्स होती है ना, सिरेमिक्स इंडस्ट्री है, सिरेमिक्स, सिरामिड ट्राईहेक्सोजाइड, ये अकोमोडेट करेगा और इससे होगी फेब्रे डिजीज। और फेब्रे है, फैब्रिकेशन नहीं होते, एक्स इंग्लिश ऐसे भैया, फेब्रे डिजीज जो है ये क्या करती है? इसमें ट्राइएड आपने याद रखना है, ये सारी की सारी न्यूरोपैथी करती हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मेरा एपिसोडिक, न्यूरोडिजेनरेटिव तो सारी ही है एक्सेप्ट गाचर, लेकिन इसमें सिर्फ एक नहीं है जिसमें बोन इन्वॉल्व हो रही है, गाचर, ठीक है। और न्यूरोपैथी इधर आ गई, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा एंजियोकेराटोमास, जो उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनकी डायलेशन हो जाती है। रेज स्पॉट डायलेटेड सरफेस कैपिलरीज, जो सरफेस कैपिलरीज हैं वो डायलेट कर जाती हैं, इसे कहते हैं एंजियोकेराटोमा, जिसकी वजह से डार्क रेज पर्पल स्पॉट बन जाते हैं। तो एंजियोकेराटोमा होता है, एंजियोकेराटोमास। और फिर तीसरा हाइपोहाइड्रोसिस, हाइपोहाइड्रोसिस क्या होता है? लैक ऑफ स्वेटिंग इसे कहते हैं। क्या है? लैक ऑफ स्वेटिंग। तो इसको तीन प्रॉब्लम आएंगे जो मेन होंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी फेब्रे में, एंजियोकेराटोमा होगा कि उसकी जो सरफेस की जो कैपिलरीज हैं वो उनकी डायलेशन हो जाएगी, ठीक है, सरफेस कैपिलरीज की। और उसके जो हाइपोहाइड्रोसिस होगा, लैक ऑफ स्वेटिंग होगी, ठीक है, लैक ऑफ स्वेटिंग, और उसकी स्किन सरफेस की जो कैपिलरीज वो डायलेट कर देंगे, एंजियोकेराटोमा होगा, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। ये है ट्राइएड का, फेब्रे का। इसके अलावा उसको जब वो देखेगा ये सब कुछ, जब वो देखेगा ये सब कुछ तो कहेगा ये तो बहुत काम खराब हो गया है, तो उसका हार्ट जो है ना वो डूब जाएगा, तो उसका हार्ट प्रॉब्लम भी उसको आएंगे। और फिर उसका जो रीनल है, जब वो हार्ट को देखेगा तो रीनल भी कहेगा भाई से यार तुम तो मुझे कुछ भेज ही नहीं रहे, तो उसका रीनल इन्वॉल्वमेंट, रीनल फेलियर भी हो जाता है। तो इसके अलावा जो ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे वो उसका हार्ट है, और फिर उसकी किडनी है, जो उसको, उसके अलावा अर्ली सिम्टम आएंगे, ये लेट सिम्टम है, ये वाले क्या है? लेट सिम्टम। हार्ट और किडनी लेट इन्वॉल्व होगा। जो अर्ली सिम्टम है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, एंजियोकेराटोमास होंगे, यानी कि उसकी सरफेस की जो कैपिलरीज हैं वो डायलेट कर जाएंगी, और हाइपोहाइड्रोसिस होगा, लैक ऑफ स्वेटिंग होगी। ये है आपका फेब्रे डिजीज। एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट था?
गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम डेफिशिएंट होगा। और सिरेमिक्स की इंडस्ट्री में ये बंदा काम करता है गैलेक्टोसाइडेज, तो सिरेमिक्स ट्राईहेक्सोजाइड का जो वो अकोमोडेट कर जाएगी। सिरेमिक्स की इंडस्ट्री में ये काम करता था। सिरेमिक्स की इंडस्ट्री में गैलेक्टोसाइडेज काम करता है और सिरेमिक्स ट्राईहेक्सोजाइड अकोमोडेट हो गया है, जिससे इस गैलेक्टोसाइडेज को जो समझ लें जो बंदा है उसको फेब्रिक डिजीज हो गई है, उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी, एंजियोकेराटोमा होगा और हाइपोहाइड्रोसिस, लैक ऑफ स्वेटिंग होगी, फेब्रिक डिजीज। उसके बाद है गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज से, और अकोमोडेट क्या करेगा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। इसमें क्या होगा, इसमें न्यूरोपैथी सब में होनी है। इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उनको ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेट करते हैं। जब उनका प्रॉब्लम आएगा तो उसकी जो उसके बाद उसको डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा। ऑप्टिक एट्रोफी, सिर्फ क्रैबे में उसकी आई इन्वॉल्व हुई है, क्रैबे में सिर्फ उसकी आई इन्वॉल्व होगी क्रैबे। और ग्लोबाइड सेल होंगे, ग्लोबाइड सेल जॉइंट सेल को कहते हैं, इसमें जॉइंट सेल होते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी सब में होगी, यानी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है और ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। जब न्यूरॉन का प्रॉब्लम होगा तो डेवलपमेंटल डिले होगा, डेवलपमेंटल डिले भी इसमें भी हो रहा है वो भी। और ऑप्टिक एट्रोफी सिर्फ इसमें हो रही है, ये इसके डिस्टिंग्विश फीचर है, ऑप्टिक एट्रोफी। और ग्लोबाइड सेल भी होते हैं इसमें। तो गैलेक्टोसाइडेज सेरिब्रोसाइडेज में गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड अकोमोडेट कर जाती है, और इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट का डैमेज होगा और ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी, ऑप्टिक एट्रोफी, ये इसका डिस्टिंग्विश अहम पॉइंट है। और ग्लोबाइड सेल होते हैं इसमें, और इसे कहते हैं क्रैबे डिजीज। क्रैबे गैलेक्टोसेरिब्रोस, क्रैबे ने, ये क्रैबे जो है ये किसके पास है, गाचर के पास है। तो जो इसका दोस्त कौन है, गाचर। तो गाचर का एंजाइम क्या है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। तो क्रैबे का भी जो एंजाइम है वो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज है। कहते हैं हमने एक जैसे कपड़े लेने हैं। कुछ कॉलेज में इस तरह के बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स, वो दोस्त होते हैं, वो एक जैसी ड्रेसिंग करते हैं। तो क्रैबे जो है वो गाचर का फ्रेंड है, उसने कहा वही कपड़े पहनूंगा। ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेड एंड गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेड, सिर्फ गैलेक्टो का फर्क है। उसके बाद है मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। जो मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी होती है, इसमें अराइल सल्फाटेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से सेरिब्रोसाइड, इसको याद करना है आपने, अराइल सल्फाटेज होता है, इसका एंजाइम डिफेक्टिव होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। और सेरिब्रोसाइड सल्फेट इसमें अकोमोडेट कर जाता है, जिससे सेंट्रल एंड पेरिफेरल डीमाइलिनेशन हो जाती है। सेंट्रल और पेरिफेरल डीमाइलिनेशन हो जाती है। सेंट्रल डीमाइलिनेशन से क्या होगा, उसको डिमेंशिया हो जाएगा। मेमोरी तो उधर ही स्टोर होनी है ना ब्रेन में, तो उधर तो वो डीमाइलिनेशन हो गई है, न्यूरॉन की जो माइलिनेशन थी वो खत्म हो गई है, तो डिमेंशिया हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। फिर जाहिर सी बात है जो सेरिबेलम है उसमें डीमाइलिनेशन होगी तो एटैक्सिया होगा। तो सेंट्रल एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, तो इसमें आपको एटैक्सिया और डीमाइलिनेशन होती है। इसे कहते हैं मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। तो अब आपने क्या याद करना है, आपको टे-सैक, गॉचर और नीमन-पिक फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। उसके बाद ये वाली जो डिजीजेज हैं याद कर लें तो अच्छी बात। फिर है हर्लर और हंटर। जो हर्लर और हंटर सिंड्रोम है, हर्लर और हंटर सिंड्रोम, इन दोनों में डेवलपमेंटल डिले होता है। और ये चीजें आपने जो याद करनी है वो कॉर्डियल क्लोडिंग है। लफ्ज कॉर्डियल क्लोडिंग और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, ये लफ्ज आपने याद करने हैं। और इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है हर्लर में, वो होता है अल्फा L
हाइड्रोनाइडेज, और दोनों में हेपारिन सल्फेट और डर्माटिन सल्फेट अकोमोलेट करती हैं। हेपारिन सल्फेट और डर्माटिन सल्फेट अकोमोलेट करती हैं, दोनों में इनकी अकोमोलेशन होती है। ठीक है, दोनों में अकोमोलेशन सेम है लेकिन एंजाइम डिफरेंट है। हर्डलर जो है ये सीवियर डिजीज है, इसमें अल्फा आइडुरोनाइडेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है और कॉर्नियल क्लोडिंग होती है, कॉर्नियल क्लोडिंग और हेपेटोस्प्लिनोमेगाली। लेकिन जो ये हंटर है ये भी उसी तरह की डिजीज है मगर माइल्ड फॉर्म है उसकी। लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि हंटर वाला जो पेशेंट होता है वो अग्रेसिव होता है, तो गुस्सा ज्यादा आता है, जैसे आपको गुस्सा ज्यादा आता है ना, अग्रेसिव बिहेवियर होता है। और कॉर्नियल, और इसमें कॉर्नियल क्लोडिंग होती है, इसमें नो कॉर्नियल क्लोडिंग। तो अब याद किस तरह, और इसमें जो एंजाइम है वो आयोडोनेट 2 सल्फाटेज है। देखिए जी, पहली बात ये है कि हर्डलर जो है उसमें कॉर्नियल क्लोडिंग है, हंटर में एन आता है तो नो कॉर्नियल क्लोडिंग, तो नो कॉर्नियल क्लोडिंग एन आता है हंटर में। तो हंटर जो है उसने शिकार करना होता है, वो हंट करना होता है, तो अगर तो उसके कॉर्नियल क्लोडिंग होगी तो उसके शिकार हो सकता है? उसे तो नजर ही नहीं आएगा। तो फिर हंटर के लिए जरूरी है कि उसकी आई सही हो, उसमें कोई कॉर्नियल क्लोडिंग ना हो। तो हंटर की आई सही होनी है, इसलिए उसमें कॉर्नियल क्लोडिंग नहीं होनी। ठीक है, और फिर हंटर फिर होता तो अग्रेसिव ही है ना, शिकार भाग जाए तो उससे सबर तो नहीं होता, अग्रेसिव पीछे भागता, गुस्सा आता है कि मुझसे शिकार मिस क्यों हो गया, तो ये अग्रेसिव होता है। और फिर जो हंटर है उसमें ये जो हर्डलर है उसमें एल आता है और हंटर में टी आता है, हंटर। तो हर्डलर और हंटर में एन भी आता है। तो जो एल है अल्फा एल आयोडोनाइडेज हर्डलर, अल्फा एल आयोडोनेट, और इसमें टी आता है तो आयोडोनेट, एक तो नॉट, एन आता है तो नॉट, और टी से नॉट कॉर्नियल, इसे याद रखिए नॉट कॉर्नियल क्लोडिंग, नॉट कॉर्नियल क्लोडिंग। एन टी से अब आयोडोनेट 2 सल्फाटेज, आयोडोनेट नेट, इसमें टी आना है, इसमें टी नहीं है क्योंकि हंटर में टी है और हर्डलर में टी नहीं है, तो इसके एंजाइम में टी आता है, आयोडोनेट 2 सल्फाटेज और अल्फा एल आयोडोनाइडेज, याद कर लीजिएगा। तो हंटर में एन आता है तो नॉट कॉर्नियल क्लोडिंग, और फिर नॉट से इसमें एन आता है आयोडोनेट 2 सल्फाटेज, और दोनों की जो अकोमोलेशन होती है वो सेम है, हेपारिन सल्फेट डर्माटिन सल्फेट, और इसमें भी हेपारिन सल्फेट और डर्माटिन सल्फेट। बाकी ये एग्रेसिव होता है, हंटर एग्रेसिव होता है। और ये इसमें जो बातें और हैं, इसमें कोर्स फेशियल फीचर होते हैं अजीब से, अग्रेसिव बिहेवियर होता है, और पर्ली ये इसमें नहीं लिखा हुआ, पर्ली पर्ल लाइक पर्ली स्किन इरप्शन होती है। पर्ली स्किन इरप्शन होती है, कॉर्नियल क्लोडिंग होती है, और कोर्स फेशियल फीचर होते हैं, और अग्रेसिव बिहेवियर होता है। ये आपके हंटर के फीचर है। तो ये आपका मुकम्मल हुआ है टॉपिक। तो मैं एक दफा गाचर, नीमनपीक इनका बता दूं। जनाब आला, सबसे जब आपके पास हेपेटोस न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम और चेरियड मैक्यूला आ जाए तो आपने 2 टेसैक और नीमनपीक आपके जहन में आनी चाहिए। उसके बाद आपने देखने हैं हेपेटोस्प्लिनोमेगाली, अगर हेपेटोस्प्लिनोमेगाली है तो वो नीमनपीक है, अगर हेपेटोस्प्लिनोमेगाली नहीं है तो वो टेसैक है। इनका आपस में डिफरेंस हो गया। फिर आपने हेपेटोस्प्लिनोमेगाली अगर दिया हो और हेपेटोस्प्लिनोमेगाली भी दिया हो और उसने दिया हो लिपिड लेडेन मैक्रोफेजेस, मगर इसकी जो कंप्लीट टिश्यू अपियरेंस होती है तो ये इससे मिलते हैं, लिपिड लेडेन मैक्रोफेजेस
और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। तो फिर आपने इनका आपस में डिफरेंशिएट किस तरह करना है कि इसमें न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम होते हैं और गाजर में नहीं होते, गाजर में नहीं होते। और गाजर में आपकी बोन इन्वॉल्व होती है, और बोन इन्वॉल्व होने से एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है बोन की, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और जब बोन मैरो में होता है आपकी एरिथ्रोपोइसिस, तो आपको पैनसाइटोपेनिया हो जाएगा, पैनसाइटोपेनिया होगा। तो ये है आपके गॉचर डिजीज के साइन और सिम्टम्स। बाकी फेफड़े में आपने याद करना है कि फेफड़े में ट्राइएड है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, एंजियोकेराटोमास बनते हैं। एंजियोकेराटोमास का मतलब है कि आपकी जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट कर जाती हैं। और फिर इसका होता है हाइपोहाइड्रोसिस। हाइपोहाइड्रोसिस होता है, उसका मतलब ये है कि उसको लैक ऑफ स्वेटिंग, हाइपोहाइड्रोसिस। और ये अर्ली सिम्टम है। लेट सिम्टम क्या है, आपका रीनल और आपका हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। ये फेफड़े डिजीज है। बाकी क्रेबे डिजीज में आपने याद करना है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ओके, ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट भी डैमेज होते हैं। बाकी आपका रह गया मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, उसमें सेंट्रल और जो क्रेबे डिजीज में आपको पता है कि ऑप्टिक एट्रोफी होती है, और बाकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी और ओलिगोडेंड्रोसाइट का डैमेज होता है, और ग्लोबॉइड सेल, जॉइंट सेल भी इसमें अक्यूमुलेट करते हैं। बाकी मेटाक्रोमैटिक डिस्प्लेजिया ल्यूकोडिस्ट्रॉफी में डीमाइलिनेशन होनी होती है सेंट्रल और पेरिफेरल, जिससे आपको सेंट्रल डीमाइलिनेशन में डिमेंशिया हो जाएगा, यानी कि न्यूरॉन की जो माइलिनेशन है वो डैमेज हो जाएगी और एटेक्सिया होगा। बाकी एंजाइम आपको याद ही है, हेक्सोसामाइनिडेज में GM2 एक्युमुलेट कर जाता है, स्फिंगोमाइलिनेज में स्फिंगोमाइलिन में एक्युमुलेट कर जाती है, और माइलिन की डेफिशिएंसी में, और ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी में ग्लूकोसेरिब्रोसाइड एक्युमुलेट कर जाएगा। तो और ये क्रेबे फ्रेंड है गाजर के साथ है, तो गैक्टोसेरिब्रोसाइड एक्युमुलेट कर जाएगा। और इसके बाद फेबड़े है जिसमें अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज ए है, इसकी डेफिशिएंसी में सेरामिड ट्राईहेक्सोजाइड एक्युमुलेट करेगा। अराइल सल्फाटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डेफिशिएंसी हो तो सेरेब्रोसाइड सल्फेट एक्युमुलेट करेगा। तो जनाब आला, ये थी आपकी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस।